लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, जिस एंगल से भी पकड़ लिया जाए। चट्टा साहब एक तो प्रमोटी है, सीएसएस अफसर नहीं है। कि हमारे मुर्शद पाक जो है उन्होंने 35 पंक्चर का नारा लगाया था और 35 पंक्चर जो है वो अप्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद धरने पे गए, उसके बाद 4 हलके खोलने का कहा और कहीं भी धांधली प्रूव ना कर सके। ये पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री इसकी मौजूद है कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस जरूर बने हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत खूब उठाया है, हमारे पड़ोसी मुमालिक ने उसको बड़ा उसको टाइम दिया है कि देखें जर्नैल हार गए, फलां हार गया, ये हो गया, वो बहुत। मेरा मकसद है कि इस वक्त चाहे में गोइयां हो रही हैं, पहले भी क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन मैं यहां ये जरूर कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के इलेक्शन कैसे थे, इजिप्ट के इलेक्शन कैसे थे, अमेरिका के इलेक्शन कैसे थे, अमेरिका में अब इलेक्शन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। जिस एंगल से आप देख लें तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आती। मेरे मुंह में खाक के मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये सारी चीजें बयान करता हूं। उसकी वजह यह है, अगर कोई अच्छी खबर किसी को नजर आ रही है तो प्लीज इनबॉक्स करें, मुझे बताने की कोशिश करें। मैं परेशान हूं खुद कि ये मेरे मादरे मिल्लत के साथ क्या ड्रामा, क्या खलवाड़ हो क्या रहा है। पहले भी सवालिया निशान थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब आए, अदालतें खुली, जिस तरीके से उनको रिलीफ दिया गया, वो सारा एक, और ये चीखते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, लेवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नईम, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में स्पेशली पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात, वहाँ कौन गवर्नमेंट बनाएगा और इस हवाले से जितने भी स्कैंडल सामने आए उनके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? और पहले तो मौसम का बताइए कि आपकी तरफ कैसा मौसम है? मौसम, शाजिया वालेकुम सलाम। सबसे पहले मौसम कुछ ठंडा था, पिछले हफ्ते बर्फ थी यहाँ पे फोरकास्ट थी कि 3 इंच बर्फ पड़ेगी, 3 से 4 इंच मुख्तलिफ एरियाज में बर्फ पड़ी है, लेकिन अब मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है आगे, और बर्फ जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है मेल्ट हो चुकी है। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। कमिश्नर रावलपिंडी का आजकल आपको पता है कि बड़ा चर्चा चल रहा है। उनकी तरफ से कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो भी लगाए गए हैं, तहकीकात होंगी उसके ऊपर। उनके इंकशाफात की क्या हकीकत है? और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पीटीआई के दौर में भी ये कमिश्नर साहब जो हैं वो काफ़ी आंखों का तारा बने रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब के दौर में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर भी तैनात रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इनके जो इंकशाफात हैं उनमें क्या हकीकत है, या ये तमाम कमिश्नर साहिबान जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट होती है उस वक्त की उसके साथ इतनी ही वफादारियां निभाते हैं जितनी इस केस में निभाई जा रही थी और बाद में उनका ज़मीर जाग गया? देखिए शाजिया, मैं इस पे बहुत सारी इस वक्त जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब खुदा जानता है कि उसके अंदर कितनी हकीकत मौजूद है, कितनी अफवाहें मौजूद है उनके अंदर। सब पे हम बारी बारी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ है। पहले भी एक इसी तरह के सरकारी अफसर थे, उनका नाम अफजल हुसैन था, उन्होंने इस तरह का इंकशाफ एक किया था। और उसके बाद आपको शायद याद होगा कि हमारे मुर्शद पाक जो है उन्होंने 35 पंक्चर का नारा लगाया था और 35 पंक्चर जो है वो अप्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद धरने पे गए, उसके बाद 4 हलके खोलने का कहा और कहीं भी धांधली प्रूव ना कर सके। ये पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री इसकी मौजूद है, और इस तरह के इल्जामात आते रहे हैं। चट्टा साहब जो है वो बिल्कुल को पहले इसमें ओपनर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जरूर किया है कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस जरूर बने हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत खूब उठाया है, हमारे पड़ोसी मुमालिक ने उसको बड़ा उसको टाइम दिया है कि देखें जर्नैल हार गए, फलां हार गया, ये हो गया, वो बहुत। मेरा मकसद है कि इस वक्त चाहे में गोइयां हो रही हैं, पहले भी क्वेश्चन मार्क थे पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, लेकिन मैं यहां ये जरूर कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के इलेक्शन कैसे थे, इजिप्ट के इलेक्शन कैसे थे, अमेरिका के इलेक्शन कैसे थे, अमेरिका में अब इलेक्शन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन। अब मैं उनके बारे में तफसील से क्या जाऊं। आज की जो खबर, एक तो चले चट्टा साहब है, चट्टा साहब की भी पर्सनैलिटी पे बात उन पे भी करते हैं। इस्लामाबाद के तीन एमएनए हैं, उनके खिलाफ आज हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि इस्लामाबाद के जो जज उसमें बैठे हैं वो उमर अयूब साहब के कजन हैं, वो रिश्तेदार हैं, उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, जिस एंगल से भी पकड़ लिया जाए। जिस एंगल से आप देख लें तो कोई अच्छी खबर नजर नहीं आती। मेरे मुंह में खाक के मैं
बड़ी तकलीफ के साथ ये सारी चीजें बयान करता हूं। उसकी वजह यह है, अगर कोई अच्छी खबर किसी को नजर आ रही है तो प्लीज इनबॉक्स करें, मुझे बताने की कोशिश करें। मैं परेशान हूं खुद कि ये मेरे मादरे मिल्लत के साथ क्या ड्रामा, क्या खलवाड़ हो क्या रहा है। चट्टा साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चट्टा साहब एक तो प्रमोटी हैं, सीएसएस अफसर नहीं है। कुछ उनके अल्फाज भी लोगों ने ऐसे पिक किए जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर, जिसके अंदर नजर आ रहा था कि उनकी तालीमी सलाहियत भी कोई जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है जी। दूसरा उसके बाद ये है कि उनके माजी को बड़ा कुरेदा गया। तहसीलदार भर्ती हुए थे, फिर उन्हें प्रमोट किसने कराया, फिर वो किस किस जगह पे रहे, उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी रिश्तेदारियां जो है हाउसिंग सोसाइटी के साथ उनका बहुत प्यार है, उनके बारे में डिस्कस किया गया। उनके जो जिस फैमिली के अंदर उनके बच्चे की शादी हुई वहां पे क्वेश्चन मार्क है। फिर इस चीज को डिस्कस किया गया कि 9 दिन के बाद क्यों इनका जमीर जाग गया है। और फिर इन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी करना चाहता था। कईयों ने तो ये कहा खुदकुशी की क्यों नहीं है। फिर इस वक्त गायब है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अमेरिका का वीजा हासिल किया। एक अखबार की खबर है कि 25 करोड़ का सौदा हुआ है। न्यूयॉर्क, किसी अखबार के अंदर यह भी लिखा गया है कि न्यूयॉर्क के अंदर उनको फ्लैट दिया गया है। पता नहीं, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन जाती दफा पाकिस्तान का सत्यानाश कर गए हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपको सख्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यूएई ने जो आपको वादा कर रखा था शायद वो इन्वेस्टमेंट ना आए। लेकिन पहले भी सवालिया निशान थे। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब आए, अदालतें खुली, जिस तरीके से उनको रिलीफ दिया गया, वो सारा एक, और ये चीखते रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं लेवल प्लेइंग फील्ड वालों से पूछना चाहूंगा, 2018 में जब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था तो दूसरी पार्टी के क्या हालात थे? मैं ये पूछना चाहूंगा 2018 में आप कैसे आ गए थे इस जगह पे? आपको कभी सोचा है आपने कि किस तरीके से उस वक्त हर चीज आपके सामने लेट गई थी? लेकिन चले, बदनसीबी है। जो कुछ भी देखा जाए, बदनसीबी पाकिस्तान की है। शाजिया, देखा जाए तो इसमें से निकल कुछ नहीं रहा। आगे मजीद तकलीफ, बर्बादी, खाना खराबी की तरफ जा रही है। साजिद साहब, पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा कौन? जोड़ तोड़ बड़े जोरों शोर से चल रहे हैं। काफी दिन हो चुके इलेक्शन हुए हुए, रिजल्ट सामने आ चुके हैं, उनके ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी जीती है। और इसके ऊपर अब तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इतनी जग हसाई का मुतहम्मिल हो सकता है जो इस वक्त हालात चल रहे हैं? तमाम ममालिक जो पाकिस्तान से कमतर हैं, वहां पर भी अगर इलेक्शन होते हैं तो कुछ सूरत हाल एटलीस्ट वाजे तो हो रही होती है कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में कौन है। यहाँ पर तो सिचुएशन ही वाजे नहीं हो रही है। आजाद हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। मौलाना साहब अलग, उनका अपना जोड़ तोड़ चल रहा है। कभी वो पीटीआई के बहुत मुखालिफ थे, वो पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई की तरफ से उनकी बहुत तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं। नून लीग जो है वो भी अपने जोड़ तोड़ में मसरूफ है। आपको क्या लगता है हुकूमत बनाने की पोजीशन में कौन है इस वक्त? देखें, हुकूमत जो भी बना ले, मैं समझता हूं किसी के पास पाकिस्तान को इन सारे मुसीबतों से निकालने का कोई प्लान किसी के पास मौजूद नहीं है। कोई भी बना ले इस वक्त। अब मैं उस पर बताना चाहूंगा कि क्या पिछले 2-4 दिनों के अंदर क्या खिचड़ियां पक रही हैं। देखें, मियाँ साहब जो है वो सुना है मैंने, जो किसी से कि वो मरी आ चुके हैं नाराज होकर शहबाज शरीफ साहब से। अब देखें, वो कहते हैं अभी आप गवर्नमेंट बना लो। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से कई ग्रुप हैं जो उनको कहते हैं कि आप अपोजिशन में बैठें। ये इस वक्त जितनी आगे सख्त फैसले हैं करेंगे हम मजीद, जो है हम कहीं मुस्लिम लीग काफ ना बन जाए, यहाँ उनके अंदर से आवाजें उठ रही। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मलाई मैं ही खाऊं लेकिन जूते किसी और को पड़े। अब वो क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, लेकिन जो डिमांड कर रहे हैं वो कहते हैं हर जो सदर भी हमारा होगा, हर सूबे का गवर्नर भी हमारा होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन उन्होंने हर कारपोरेशन का जो डीजी है वो भी उन्होंने मांग लिया है। वो कहते हैं मलाई भी हम खाएंगे, जूते कोई और खाए। चले ठीक है, वो भी सुना है। सुबह शाम ये एक दूसरे के साथ बातें हो रही हैं। वो इतराज है उनको, वो कहते हैं कि अगर गवर्नर सिंध में एमक्यूएम को दिया जाएगा तो पंजाब का गवर्नर हमें मिलना चाहिए। और कई चीजें इस तरह की बन रही हैं, लेकिन लूटने के तरीके। बट इसमें पाकिस्तान का
कोई भी किसी ने आज तक यह जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान को किस तरह बचाएंगे, करप्शन को किस तरह रोकेंगे, बल्कि ये करप्शन के प्लान मौजूद है। अभी जो रिसेंट खबर आई है, कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ पीटीआई ने इत्तेहाद कर लिया है, 116 एमएनए उनके हो जाएंगे, साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के 4 मिला ले 120 उनके हो जाएंगे। फिर भी गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते जब तक। और यह भी सुना है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बातें चल रही हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको, आप अगर मेरे खैर जो लौंडे लपाड़े हैं जो कि बदतमीजी का तूफान करते हैं, वो तो ये सुनने की सलाहियत नहीं रखते। अगर आप अपनी वीडियो रिवाइंड करें तो आखिरी दिनों में जब अदम एतमाद से पहले इमरान खान साहब की हालत क्या थी, शेख रशीद साहब का बयान था कि अगर हमें इस तरह ना फारग किया जाता तो हम वैसे ही इलेक्शन हारने वाले थे, क्योंकि उस्मान बुजदार का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। बकरे काले जो थे वो हो रहे थे टूने के साथ, सारे फैसले टूने के साथ होते थे। अफसरों की तस्वीरें देख देख कर फैसले किए जाते थे कि तरक्की किसको देनी है। तो ठीक है, मैं एक मफरूजे के लिए आप ये भी सोच लें, आज अगर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोते इमरान खान साहब को सुबह रिहा कर दिया जाए, वजीर आजम उनको बना दिया जाए, और वो अपनी सारी टीम जो है वो 25-25 साल के बच्चे उन सबको लेकर वो बनी गाला पहुंच जाए और रिमोट कंट्रोल के साथ सारे कंट्री को, सारे सूपों को चलाना शुरू कर दे, पाकिस्तान बच पाएगा? मेरे ख्याल में ये मेरा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मसाइल क्या है? पाकिस्तान का मसला इकानमी है, पाकिस्तान का मसला दहशतगर्दी है, पाकिस्तान का मसला इस वक्त अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप है, ट्रेड के प्रॉब्लम है। इस वक्त किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे ये सारा कुछ? ये किस तरीके से ये पाकिस्तान को बचा पाएंगे? इस वक्त अगर 250 मिलियन लोग जो पाकिस्तान के, जिन मेरी समझ से बाहर है कि वो किस तरीके से समझते हैं कि खान साहब के पास कुछ जादू है, उनके पास कोई काले बकरों का जादू ऐसा मौजूद है, काला जादू, जिसके साथ वो जेल से बाहर आएंगे। अच्छा, उनके पास अगर काला जादू तो जेल में गए क्यों थे? वो मेरा ये क्वेश्चन। अगर उनके पास काला जादू था तो बाजवा साहब उनके खिलाफ क्यों गए? वो क्यों स्टेज के ऊपर चढ़ चढ़ के उनको कहते थे ये मीर जाफर है, मीर सादिक? वो उस वक्त वो काले बकरे कहां गए थे? लेकिन पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि किसी जी शऊर पाकिस्तानी को अभी तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान के असली मसाइल क्या है और उनको हल कौन कर सकता है। आपको मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है आज, आपको आज अपने पूरे इंपोर्ट को बंद करने की जरूरत है। आज आपको बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, और पढ़ाना क्या चाहिए? इंग्लिश और मैथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई इसके ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। बस जिहाद जिहाद जिहाद, पता भी है कि हमारे डीएनए में मौजूद ही नहीं है। हमने जिहाद आज तक ना माजी में किया है ना फ्यूचर में करेंगे। साजिद साहब, बैलेट पेपर्स की छुपाई के हवाले से भी स्कैंडल सामने आया, आप क्या समझते हैं इन तमाम स्कैंडल्स की क्या शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सकेंगी? क्योंकि माजी की बहुत सारी हमारे पास मौजूद है मिसालें जो हम दे सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी जो हैं उनकी शफाफ तहकीकात सामने नहीं आ सकी हैं, और विक्टिमाइजेशन जो है वो ज़रूर होती रही हर दौरे हुकूमत में। जब से हमने होश संभाला है, देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तब से हमने देखा है कि स्कैंडल्स जितने भी सामने आते जाएं उनकी तहकीकात नहीं हो पाती हैं। तो क्या ये बैलेट पेपर वाला जो स्कैंडल है इसकी तहकीकात हो पाएंगी, या जिस तरह से चट्टा साहब ने जो सामने लेकर आए जो इल्जामात जो लगे हैं उनकी तहकीकात, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में शफाफ तहकीकात मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल। भुट्टो साहब का सारे जिन्होंने उनको फांसी दी थी, वो जज साहब ने कहा था कि इनका जुडिशियल मर्डर हुआ है। उन्होंने खुद कहा था। कितनी दफा उनके भुट्टो के मरने के बाद पीएस पार्टी की हुकूमतें आती रही हैं, क्या वो केस अपना खोल सके हैं कि हमारे बाप को किस तरह क्यों मारा गया है? क्या जिन्होंने उनका जुडिशियल मर्डर किया था उनको सजाएं दी जा चुकी है? आज तक जनरल जियाउल हक के त्यारे की कोई रिपोर्ट बाहर आ सकी? तो उसी तरह ये भी नहीं होगा। दर हकीकत यही मसाइल हैं पाकिस्तान के। दर हकीकत जिस तरह चट्टा साहब का कोई पता नहीं है कि वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कहां बैठे हैं कोई पता नहीं किसी को। वो अपना काम अपना करके वो चले गए हैं। अब पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की किस्मत जाने। कोई अब उसके बाद अब देखा जाए तो आगे मेरा मकसद है कि किसी के पास कोई हल नहीं है इसका मौजूद कि हम कहाँ जाने वाले, कहाँ आने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो आप बात हम कर रहे थे बैलेट का, जो एक नया हम न्यूज़ और नियो न्यूज़ के जो 2 जर्नलिस्ट थे, एक राय साहब हैं, राय साकिब, उन्होंने, और दूसरे जर्नलिस्ट उन्होंने जो उनके साथ वो मेरे अभी तक तो उन्होंने खुद अपनी नहीं
मंसूर अली खान साहब ने एक उनकी बिहाफ पर एक जो रिपोर्ट उन्होंने ब्लॉग किया है, लोग उसी पर रिलाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया है। लेकिन धोखा अगर जर्नलिस्टों के साथ भी धोखा हो रहा है तो दूसरी अवाम के साथ क्या हालात होंगे। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि धोखा सिर्फ इलेक्शनों के पीछे ही हो रहा है। चट्टा साहब ने भी किया है तो इलेक्शनों के पीछे किया है, ये भी किया है तो इलेक्शनों के बाद ये जो प्रिंटिंग सारी कुछ हो रही है बैलेट। लेकिन देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफवाहें एक कारोबार बन चुकी है, अफवाहें कारोबार, और इसी के ऊपर हुकूमतें बन रही हैं, इसी के ऊपर हुकूमतें टूट रही हैं। दर हकीकत एक पार्टी जो है उसका तो टोटल डिपेंड ही ऑनलाइन हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और ये सारी इन चीजों के ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस है। दुख के साथ देखें कि ये किस तरीके से अपनी ऑनलाइन कैंपेन के जरिए पाकिस्तान को बचा पाते हैं। लेकिन यह भी एक मजाक था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी इदारों के साथ। लेकिन इस पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक अदालतें सजा जजा नहीं कर पाती वहां मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। तो माजी के अंदर भी ना सजाएं हुई हैं, ना चट्टा साहब का कोई मुहासबा किया जाएगा। मेरे ख्याल में चट्टा साहब की एक सही तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए और अवाम के सामने सारा कुछ रखना चाहिए कि क्या हुआ है और ये क्यों इन्होंने इस तरह किया, क्यों कंपेल। अब उनके ताने बाने तो लोगों ने देख लिया, पीटीआई के साथ मिलते जुलते हैं। उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो कि गलत था, कि एक सरकारी अफसर है वो मुसलसल अपने व्हाट्सएप अकाउंट और वो उनकी जो खासकर पीटीआई के साथ उनकी जो सिंपथीज थी वो सामने आ चुकी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो ये था तो वो था तो ये। लेकिन सरकारी अफसरान तो प्रेशर से मुबर्रा होते हैं, वो पार्टियों के कारकुन थोड़ी बन जाते हैं, वो तो गवर्नमेंट को, वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब तक अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरह मजीद लोग जो फ्यूचर में करते रहेंगे, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट मौजूद है, पहले अफजल खान साहब ने भी इस तरह किया था, और पहले आपको पता होगा कि नजम सेठी साहब और ये सब ने वो 35 पंक्चर वाली स्टोरी, वो भी जो है वो आपकी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन शायद देखें कि मैं हमेशा दो चीजें कहता हूँ शाजिया जी, कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद है तो सिर्फ दो जगह से ही है, काजी फायज ईसा से उम्मीद है और दूसरा आसिम मुनीर साहब से उम्मीद है। वरना क्योंकि यही दो लोग एक ऐसे हैं जिनके पास ताकत या फैसला करने का, कोई डिसीजन करने की ताकत मौजूद है। साजिद साहब, पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की क्या शराइत हैं? आप क्या समझते हैं ये आम आदमी के ऊपर जो बोझ है, ये आम आदमी कब तक उठाता रहेगा? एलीट का लिया हुआ कर्ज पाकिस्तान का आम आदमी कब तक उतारेगा, और कब उनकी जिंदगी जो, क्योंकि आईएमएफ से लिए गए कर्ज का कोई भी फायदा आम आवाम तक तो पहुंचता नहीं है। हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बात पे बात करते हैं कि आईएमएफ की के कर्ज की क्या शराइत हैं, और हमेशा से आपका जवाब वही होता है कि डॉलर्स आएंगे और पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही चले जाएंगे। तो आम इंसान जो है, पाकिस्तान का एक आम आदमी, वो कब तक इस बोझ को उठाकर फिरता रहेगा? कब तक वो अपने कंधों पे ये बोझ उठाएगा और इसका कर्ज उतारता रहेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जो बहुत ज्यादा लोग जो हैं बॉर्डर लाइन पे हैं, जो गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे, मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी इस अगले आईएमएफ के पैकेज के बाद। उसकी वजह यह है कि इस दफा जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से $6 बिलियन आईएमएफ से लिया जा रहा है। पहले 3 बिलियन लिया गया था, अब 6 बिलियन। अब 6 बिलियन जब लिया जाएगा, वो पाकिस्तान तो उसमें से इस वक्त दो तरीके से आईएमएफ के पैसों को खाया जाता है। कुछ पैसा तो जाता नहीं है वहां पे, वो यहीं से इधर उधर हो जाता है। कुछ जो जाता है वो गलत ठेकेदारों के जरिए फिर बाहर आ जाता है, वो गलत मंसूबों के ऊपर डाला जाता है और वहां से फिर बाहर निकल आता है। अब फिर ये होगा कि जब $6 बिलियन लिया जाएगा तो उसकी किस्तें भी ज्यादा होंगी, बड़ी किस्तें होंगी। तो वो बड़ी किस्तों के लिए बड़े टैक्स लगाए जाएंगे, और टैक्स कौन देगा? वो गरीब का बच्चा देगा। तो वो किस तरह दे सकेगा? मिडिल क्लास अगर टूटी फूटी जो मौजूद है वो भी खत्म हो जाएगी, लोग शरह गुर्बत से नीचे आ जाएंगे, क्राइम बढ़ेंगे। 70% इस वक्त आपके 70% जो आपके यूथ है वो मुल्क से भागने के लिए तैयारियां कर रही है मुसलसल, वो 70 से बढ़ के 80% हो जाएगी। पीछे बचेगा क्या? 20% लोग, खवातीन बच जाएंगी या बूढ़े बच जाएंगे, जवान सारे बाहर भाग जाएंगे, और आपको जो चलाने वाले हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो जो 70% बाहर जाएंगे वो कमा कमा के लेबर कैंप की तरह वो पाकिस्तान अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को भेजेंगे, फैमिली को भेजेंगे, और वहीं से फिर वो डॉलर फिर लंदन और न्यूयॉर्क पहुंच जाया करेंगे। इसमें नुकसान सिर्फ
पाकिस्तान का होगा, आपकी जो रूलिंग एलीट है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो IMF वो बड़े डाके की तैयारी कर रहे हैं। पहले 3 बिलियन का डाका था, अब 6 बिलियन का होगा। मैं दुख के साथ कहूंगा, लेकिन ये कि मैंने आपको कई दफा कहा है कि पाकिस्तान हैज बिकम आवर लार्जेस्ट लेबर कैंप ऑन दिस प्लैनेट, कि जो जहां पे 250 मिलियन लोग सिर्फ 5,000 लोगों के खर्चे लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो कनाडा के अंदर पूरे करने के लिए मुसलसल लेबर कर रहे हैं और अपने खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, और उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। पहले अयूब खान दौर के अंदर लोग कहते थे 22 या 25 फैमिलियां हैं जो रूल कर रही हैं। इस वक्त वो फैमिलियां ग्रो करके तकरीबन 200 के करीब हो चुकी हैं, जिनके बच्चे मुख्तलिफ पार्टियों के जरिए घूम फिर कर वो वापस इख्तिदार में पहुंच जाते हैं। अगले वजीर आजम का नाम जो भी दिया जा रहा है वो भी डिक्टेटर अयूब खान साहब है, उनका नाम भी एन से शुरू होता है। पता नहीं ये एन का नाम जो है ये कौन से घड़े से निकलता है। पहले उस्मान बुजदार का नाम एन से था, इमरान का नाम एन से था, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम एन से शुरू हुआ है, अब उमर अयूब साहब जो अगले हमारे वजीर आजम है उनका नाम भी एन से शुरू हो रहा है। और पता नहीं कि अब एन गैन हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। साथ साहब भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई। वहाँ पे उन्होंने अपने दीगर हम मनसबों के साथ मुख्तलिफ ममालिक के जो थे आए हुए उनके साथ मुलाकातें भी की और उन्होंने बांग्लादेश के इलेक्शंस के ऊपर मुबारकबाद भी दी। आप इस तमाम तर मुलाकातों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसको बिलखसूस इस सिक्योरिटी काउंसिल जो म्यूनिख के अंदर हो रही है उसमें मैं एज अमेरिकन ऑब्जर्वर के जरिए उसको उस एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मैं अमेरिका में बैठा हूँ, अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन। उसमें जो सबसे बड़ी बात, एक जो इंटरनेशनल न्यूज इस वक्त बनी थी कि वो यूक्रेन के अंदर एक शहर जो है उसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है, और यूक्रेन का जो सदर है जो पहले कमेडियन थे, ही वॉज वन ऑफ द स्पीकर एज वेल। अब वो पहले अमेरिका आए, अमेरिका से वो पैसा मांग रहे थे, उनके लिए $93 बिलियन की अप्रूवल भी जो है वो सेनेट ने दे दी है उनके लिए, और गाजा की जंग के लिए। मैं दोनों चीजों पे थोड़ा थोड़ा बात करना चाहूंगा। उन्होंने वहां पे स्पीच दी और उन्होंने जर्मनी के अंदर उन्होंने भी वहां पैसा मांगा फिर दोबारा। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका का खून पसीना वहां जा रहा है। यूरोपियन यूनियन जो कि डायरेक्ट अंडर थ्रेट है रशिया के, वो उसमें उतना पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जितना अमेरिका कर रहा है, लेकिन उसमें उनका कसूर नहीं है। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का करप्ट तरीन एक मुल्क मशहूर है, और वहां से जितना पैसा अमेरिकन डॉलर जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा वो भी वही कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान की रूलिंग एलीट कर रही है। वो पैसा सारा दुबई जा रहा है, वो पैसा सारा लंदन जा रहा है, एक कारोबार है उन लोगों का। तो इसी तरीके से आज उन्होंने भी तकरीर की, लेकिन जयशंकर साहब को जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया था वो प्लेटफॉर्म बाइलैटरल डायलॉग के बारे में था। उसमें 3 लोग उसमें मौजूद थे। उन्हें टोनी बिल्किन मौजूद थे, अमेरिका के वजीर खारजा, और जर्मनी की वजीर खारजा फीमेल थी, और जयशंकर साहब थे। उनसे जो क्वेश्चन किया गया था कि आपके रशिया के साथ रिलेशनशिप कैसे है, कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी, और खासकर उनका ये जवाब देना, उस वक्त टोनी बिल्किन साहब के साथ बैठकर ये जवाब देना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि अब आई एम वेरी स्मार्ट, यू नीड टू अप्रिशिएट इट, कि हम किस तरीके से रशिया के साथ भी रिलेशनशिप अपने बेहतर रखने की ख्वाहिश रखते हैं और अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने वहां पे जो 5 चीजें उन्होंने गाजा की जंग के हवाले से की हैं वो मैं मेंशन करना चाहूंगा। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको काफी हद तक सराह भी रहा है, क्रेडिट भी दे रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहली चीज उन्होंने उसमें ये कही थी कि अक्टूबर 7 को जो हादसा हुआ था वो वाकई टेररिज्म था, और हम उसको कंडेम किया हमने, भारत ने। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि इजराइल को उसका रिस्पॉन्ड देना चाहिए था, लेकिन ह्यूमैनिटी का भी ख्याल रखना चाहिए था, सिविलियन का भी ख्याल रखना चाहिए था। तीसरी बात उन्होंने कही कि इस चीज का कोई परमानेंट हल निकालना चाहिए, अगर ना निकाला गया तो फिर इसी तरह के वाकयात फिर होंगे। चौथी बात उन्होंने कही थी कि भारत इज नॉट एंटी वेस्ट बल्कि वेस्ट के साथ है। पांचवी बात उन्होंने कही कि भारत जो है वो अब वाकई ही इस कंक्लूजन पे पहुंच चुका है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है इसका, और हम इसको सपोर्ट करते हैं। ये 5 चीजें उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कही थी जो कि रिमार्केबल है। पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और साउथ एशिया से अगर देखा जाए तो जयशंकर इज अ राइजिंग डिप्लोमेट। ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एज अ स्टेट्समैन।
बहुत शुक्रिया साजिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।